Okay, so today is our lecture number 14, and the topic for today's lecture is stress management, where we are supposed to learn about what stress basically is itself, different types of stress, and how it does impact on one's work life as well as personal life, one's health as well, and finally, how to manage that stress so that it cannot harm us that much. Okay, so let's just start from the definition of stress. What stress is basically? Stress is a normal reaction of the body when changes occur. जब किसी भी तरह की चेंजेस आती हैं, सडन चेंजेस, अब्रप्ट चेंजेस आती हैं लाइफ में, तो स्ट्रेस की सूरत में हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. दैट स्ट्रेस कुड बी फिजिकल, कुड बी मेंटल एंड कुड बी इमोशनल एज वेल. डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट मोड्स, और हर एक का स्ट्रेस लेने का और स्ट्रेस को एक्सपोज करने का, उसको सस्टेन करने का अपनी बॉडी के अंदर जो कंसिस्टेंसी है या जो तरीका कार है वो डिफरेंट होता है हर एक का. तो चेंजेस जब भी आती हैं तो हम एक फीलिंग ऑफ स्ट्रेस हमारे ऊपर आती है, एंग्जाइटी आती है, एक फीलिंग ऑफ फियर होती है कि जो तब्दीली, जो चेंज अकर होने जा रहा है लाइफ में, एक अनसर्टेनिटी का जो एलिमेंट होता है वो स्ट्रेस क्रिएट कर देता है. Okay, mental health involves cognitive thinking and harnessing one's attention to stay focused. मेंटल कैपेबिलिटीज जो होती हैं, हमारी जो कॉग्निटिव फैकल्टीज होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर, वो हमें किसी चीज़ पे फोकस करने में, अटेंशन पे करने में हमें मदद देती है, हमें सपोर्ट करती हैं कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन को सस्टेन करें, कौन सी इंफॉर्मेशन पे, कौन सी बात पे फोकस रहें, किसको जो है हम सब्सिडायरी लें. ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे मेंटल प्रोसेस के अंदर होती हैं, which include processing information, storing it in memory, and understanding this new information. न्यू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सब हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, जिसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं. और उस प्रोसीजर को प्रोडक्टिवली मैनेज तभी कर सकते हैं या कोई भी इंडिविजुअल करेगा जब वो मेंटली हेल्दी होगा. मेंटल हेल्थ इंक्लूड आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेल-बीइंग. Like stated above, mental health also include appropriately exercising reasons and processing any learned information. If a person is mentally healthy, only then he will be capable of processing or exercising the information he has received, as well as he can focus on the reasons and logics of any happening. किसी भी इवेंट, किसी भी चीज़, किसी भी बात की जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, उस पे वो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना या उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना, उसको प्रॉपरली सस्टेन करना, ये सब तभी करेगा अगर उसकी मेंटल हेल्थ साउंड होगी तो. कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस: मूड स्विंग्स, यानी कि फ्रीक्वेंटली आपका मूड विदाउट हैविंग एनी रीजन आपका मूड चेंज हो जाए. आप बैठे बैठे गुस्सा आने लगे, चिड़चिड़ापन आ जाए, या बैठे बैठे बिला वजह बंदा जो है वो सैड हो जाए, तो जिसके रीजंस ना हो मूड स्विंग के, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंटली और सडनली उसके मूड जो है वो स्विंग करते रहें, ये मेंटल इलनेस की निशानी है. अगर ऐसा होता है दैट मीन्स द पर्सन इज नॉट मेंटली साउंड, कि बिला वजह, बिला रीजन उसके मूड स्विंग कर रहे हैं. कोई रीजन नहीं है लेकिन फिर भी वो खामखा में बैठे बैठे सैड हो रहा है, सेंटी हो रहा है, या उसको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है. If there is any sound reason for that reaction, then it's fine. But if not, then there must be some problem. Hallucinations. I hope आपको पता होगा hallucinations किसे कहते हैं हम.
इमेजिनेशंस, यानी कि अपने दिमाग की क्रिएशन, ऐसी चीज़ें आप सपोज कर लें और बिलीव कर लें फर्मली जो कि सिरे से हो ही नहीं। आपके इमेजिनेशंस में चीज़ें आती रहें और फिर आप उन्हें बिलीव करें कि हाँ ऐसा है, उसे हेल्यूसिनेशंस कहते हैं। अब्यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल, ये भी मेंटल इलनेस की निशानी है। कोई साउंड, कोई हेल्दी पर्सन ये काम नहीं करता। सुसाइडल और हार्मफुल थॉट्स, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है अगर समवन इज नॉट मेंटली हेल्दी, तो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा उस पे जो है वो उसके माइंड को कैप्चर कर लेती हैं और फिर उससे जो है हर चीज़ से वो हट जाता है, सोसाइटी से, फ्रेंड्स से, अपने काम से, प्रोफेशन से, या जो भी चीज़ वो कर रहा है वो हर चीज़ से दूर होता जाता है और फिर एट द एंड उसके जो वो थॉट्स हैं वो सुसाइडल उस पे ले जाते हैं। पुलिंग अवे फ्रॉम पीपल एंड यूजुअल एक्टिविटीज, जो है वो रेगुलर जो रूटीन लाइफ है उससे वो खुद को दूर कर लेता है, लोगों से खुद को दूर रखना चाहता है, लोगों में मिक्स होना, सोशल होना उसे इरिटेट करने लगता है और वो चाहता है कि बस वो कोई कोना पकड़ के अकेला बैठा रहे। हैविंग लो और नो एनर्जी, the person wouldn't feel any energy within his body or brain to do anything positive or healthy, any positive healthy activity. एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है उसके अंदर, क्यों? और ये सारी ही वजूहात हैं कि वो अकेला एक कोना पकड़ के बैठा रहता है। फीलिंग हेल्पलेस और होपलेस, स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल, ऐसे लोग या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं या फिर बिल्कुल नहीं सोते। आपके आसपास अगर ऐसी कोई चीज़ें हो रही हों तो फिर समझ जाइएगा कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। इनएबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क्स, जो रूटीन के काम उसको करने हैं और जो रूटीन के काम वो इस प्रॉब्लम से पहले नॉर्मली कर रहा था, अपने टास्क परफॉर्म कर रहा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहा था, अब वो उनमें रिलक्टेंट हो जाएगा। He won't feel himself anymore capable for doing all these things which he was comfortably performing or doing before. तो उन सब रेगुलर चीज़ों में, रूटीन की चीज़ों में जो वो पहले नॉर्मली कर रहा था, मज़े से कर रहा था, अब उन कामों को करने में उसको दुश्वारी पेश आएगी, प्रॉब्लम फील होगी उसको। ओके, ये था मेंटल हेल्थ। नाउ इमोशनल हेल्थ। On other hand, emotional health is the state of positive psychological functioning and involve expressing one's emotion appropriately for one's age. Okay. Mental health was all about to conceiving the information, receiving information from your environment, sustaining that information in your brain, and expressing that. Emotional health is about how you will behaving. Yani ke we can say that mental health is an input process and the emotional health is output process. कि हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वहाँ पे हम चीज़ें कंसीव कर रहे थे, इनपुट कर रहे थे, यहाँ पे उन चीज़ों को प्रोसेस होने के बाद हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एक्शंस दैट वी हैव कंसीव्ड। जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहे हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, देखी हैं, उन पे हमारा जो इमोशनल रिएक्शन है वो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग वंस इमोशन एप्रोप्रिएटली फॉर वंस एज। ओके, it is very important that the individual should behave like his age group in which he belongs to. अगर कोई 10 years का बच्चा 35 years के mature individual की तरह behave करेगा तो that wouldn't be emotionally normal or healthy. अगर कोई 35 years का mature individual जो है वो 9 साल के बच्चे की तरह behave करेगा तो that wouldn't be even considered normal.
ठीक है, तो जिस फेज में, जिस एज ग्रुप में, जिस सोशल फ्रेम में आप रह रहे हैं, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हैं, यू आर सपोज टू अडॉप्ट देम. If you are not, then you are not emotionally sound or healthy. Emotional health include our thoughts, feelings, and behavior internally and externally. Yani, how do we feel actually, and how do we express all these things? Emotional health ये भी है कि कोई चीज़ जो हम देख रहे हैं उसको हम कंसीव कैसे कर रहे हैं. अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के सामने एक ही इवेंट हम रखेंगे, एक ही पिक्चर हम रखेंगे, बट देयर इमोशनल स्टेट इज डिफरेंट, तो उस सेम चीज को जो कंसीव करेंगे दोनों वो डिफरेंटली करेंगे. जैसे हमने पर्सनैलिटीज में डिस्कस किया था कि एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग सम डिफरेंसेस, इवन चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो. ये हमने डिस्कस किया था कि उनके कॉग्निटिव प्रोसेस में डिफरेंसेस होते हैं लाजमी. तो उसी बात को लेके चलते हैं कि ऐसे दो लोग जिनकी इमोशनल हेल्थ दोनों की सेम नहीं है, एक इमोशनली स्टेबल है, दूसरा स्टेबल नहीं है, तो सेम चीज या सेम वाकया अगर दोनों के साथ कोई भी चीज हैपन होती है दोनों के साथ, तो वो उसको जो कंसीव करेंगे, उसको जो अपने इमोशंस पे लेंगे वो लोग, तो वो कंसिस्टेंसी दोनों की डिफरेंट होगी, बिकॉज देयर हेल्थ लेवल इज डिफरेंट. और फिर बात आएगी कि वो उस पे रिएक्ट कैसे करते हैं, तो वो भी अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमोशनल हेल्थ वो भी वेरी करेगा. It requires managing emotional actions and gauging the appropriate reactions to situations. वही बात है कि इमोशनल चीज़ों को, सिचुएशंस को लेना किस तरह से है और फिर उन पे रिएक्ट किस तरह से करना है. Preventing unnecessary and unhealthy stress, which if severe enough can lead to depression. स्ट्रेस जब बढ़ जाता है अपनी सर्टेन नॉर्मल लेवल से, तो फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए. Maintaining positive emotional health is an active process. Okay, so major difference that I told you was कि mental health ये थी कि हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कैसे करते हैं, सस्टेन करते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं. और इमोशनल हेल्थ जो है वो मेनली एसोसिएट करती है हमारे बिहेवियर से, हमारे रिस्पॉन्सेस से, कि किस चीज़ पे हम किस तरह से बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं. Okay, some tips for creating and living emotional health. First of all, identifying and building personal strengths. Okay, the individual has to identify his personal strengths and capabilities, in which faculty uh, he is having some, is in need to understand his own strengths and weaknesses, so that he can focus upon the strengths and he can work upon to eliminate these weaknesses or to eliminate the dangers or risks of these weaknesses. ठीक है, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हम किस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं. लेट्स सपोज कि समवन माइट बी गुड एट स्पीकिंग पब्लिकली, समवन माइट बी very comfortable at writing poetry, someone might be expert at painting, drawing and something like that. तो इस तरह से हर एक की अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं. तो बेसिकली व्हाट वी आर इन नीड टू डू, we are supposed to identify those strengths first and to need to be focused upon these strengths, ताकि हम उन पे वर्कआउट कर सकें, उनको इन्हांस कर सकें, जो हमारी स्ट्रेंथ्स बन सकती हैं. क्योंकि जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें उन पे काम करेंगे, उन्हें इन्हांस करने की कोशिश करेंगे,
तो ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। लाइक अगर हमें पेरेंट्स किसी ऐसी फील्ड में भेज दें जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग आउटस्टैंडिंग इन दैट फील्ड, बट किसी पेरेंट्स की ख्वाहिश पे या किसी और वजूहत की बिना पे हम वो फील्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वी वोंट डू एनीथिंग रिमार्केबल ओवर देयर, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो वो चीज़ हमारी स्ट्रेंथ नहीं बन सकती। हाँ, अगर हम बनाने की कोशिश करें तो हमें बहुत ज़्यादा उस पे खुद को जो है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ नेचुरल बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेंथ्स होती हैं, उसकी डिफरेंट जो है वो कैपेबिलिटीज़ डेवलप्ड होती हैं। कुछ सिंस बर्थ होती हैं, कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम होती जाती हैं। तो उनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग एन पार्ट मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, फिर हम उन पे जो है उनको अडॉप्ट करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, उन पे वर्कआउट करेंगे, ताकि वी can be capable of doing something productive within society, or even to do something productive with ourselves, हम अपने आप से जो है वो justify कर सकें। Then realistically seeing the positive in all situations. Okay, we all know very well that optimism is very good thing, but at its extreme it could be वो भी एक हम कह सकते हैं ये बेवकूफ़ी होगी या खुशफहमी होगी अगर हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं और हम हर चीज़ में सिर्फ अच्छा अच्छा देखें, यानी कि जिन चीज़ों में, जिन सिचुएशंस में जहाँ जहाँ जो नेगेटिव एलिमेंट्स या बुरी चीज़ें मौजूद होंगी, हम उन्हें देखेंगे ही नहीं, हम उन पे फोकस ही नहीं करेंगे। और जब किसी रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू करेक्ट समथिंग, किसी भी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले उसको एक्सेप्ट करें कि यस दैट प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट इन दिस सिनेरियो और सिस्टम और व्हाटएवर। प्रॉब्लम को या जो गलत चीज़ें हैं जिन्हें हम बैड कह रहे हैं, गुड और बैड, जो नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनको पहले हम एक्सेप्ट करेंगे कि यस दे आर देयर, देन वी विल स्टार्ट वर्किंग टू एलिमिनेट देयर इम्पैक्ट। इज इट सो? अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि हर चीज़ में हर शय अच्छी अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन एंड गो अहेड, तो फिर जो बुरी चीज़ें हैं वो वहीं की वहीं रहेंगी और कोई भी उनको जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये है कि अच्छा, अल्टीमेटली उसका प्रॉब्लम तो फिर हमें ही होगा। हम उस सिचुएशन में हैं या हम उस रिलेशनशिप में हैं या हम उस इंस्टीट्यूट में हैं, व्हाटएवर द केस में बी। तो हम अगर वहाँ पे चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो एट द एंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे उस प्रॉब्लम में हम ही फंसेंगे। तो इसीलिए है कि रियलिस्टिकली सीइंग द पॉजिटिव इन ऑल सिचुएशन, नॉट ऑप्टिमिस्टिकली बट रियलिस्टिकली। गुड और बैड दोनों एलिमेंट हम जानते हैं कि हर जगह पे हर कॉइन के दो साइड होते हैं, हर सिचुएशन में, हर इंस्टीट्यूट में, हर रिलेशनशिप में, हर जगह पे जो हर चीज़ के प्लस पॉइंट्स भी होते हैं और माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो वी हैव टू रियलिस्टिकली understand all these scenarios so that we can realistically handle all these situations in whatever we are involved. Developing the resiliency to learn and overcome challenging situations, यानी कि हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी टास्क को पूरा करने के लिए या किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हम जो है वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम फिर वापस नहीं हो सकते। तो रेजिलेंसी मीन्स समवन्स एबिलिटी टू रिटर्न इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि हम चीज़ों को ओवरकम कर सकें। लेट्स सपोज कि हमने कोई टास्क
फुलफिल करना है, कोई चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया है, कोई असाइनमेंट है, कुछ भी, एनीथिंग, अगर हम वो नहीं कर पा रहे, कर लिया है, इवन देन हम उसको अपने ऊपर हावी ना करें, तारी ना करने, और हम वैसे ही रहें जैसे हम थे। और अगर नहीं कर पाए हैं, वो हमसे नहीं कंप्लीट हो पाया, तो भी we should be in the capacity to resilience with that situation. तो हम अपनी जो बैक टू पवेलियन हो सकें, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम नॉर्मली जा सकें, और इस सिचुएशन में खुद को जो है वो सॉर्ट ऑफ के इंडल्ज फील ना करें। सीइंग द गुड इन योरसेल्फ, ये तो हम सबको पता होगा, इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, कि वी आर इन नीड टू कोप अप विद द सिचुएशन ऑफ। ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट पॉइंट आई थिंक, लिविंग योर लाइफ विद अ सेंस ऑफ पर्पस, यानी कि यू नीड टू फील योरसेल्फ प्रोडक्टिव। सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए आपका, यानी कि यू आर हैविंग सम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन योर लाइफ, and you are struggling, you are living to achieve them. अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई भी पर्पस नहीं है, तो भी ये जो होपलेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग है और जो डिप्राइव होने की फीलिंग्स हैं, ये उस वक्त आ सकती हैं जब आपका कोई मोटिव ना हो, कोई ऑब्जेक्टिव ना हो, कोई पर्पस ना हो किसी काम को भी करने का। तो देयर शुड बी अ पर्पस और ऑब्जेक्टिव, और तो फिर ये होगा कि वो जो ऑब्जेक्टिव होगा दैट वुड बी द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। फिर हम उसको अचीव करने के लिए स्ट्राइव करेंगे, फिर हम अपनी सारी एनर्जीज जो हैं वो अकॉर्डिंगली उस पे फोकस करके उसको जो है हम शेड्यूल करेंगे, और फिर मेंटली बिजी रहेंगे। ऑब्वियसली जब कुछ चीज़ें हैं हमारे पास करने के लिए ऑब्वियस हैं, और लाजमी कुछ ऑब्जेक्टिव को, टास्क को हमने पूरा करना है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो फिर हम अपनी सारी एनर्जीज, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ को उस डायरेक्शन में हम जो है वो यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर वी वोंट हैव इनफ टाइम टू थिंक अबाउट दीज नेगेटिविटीज ऑफ which are related with mental illness or emotional illness. So there should be some purpose or objective in your life जिस पे हम फोकस रहें। ओके, मेंटल वर्सेस इमोशनल हेल्थ। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि emotional health is how well your mind process and understand information and experiences. जो कुछ भी आप कंसीव कर रहे हैं, जो कुछ भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको आप कैसे, वो इनपुट कैसे हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर, आप उसको, उस इंफॉर्मेशन को सस्टेन कैसे कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस को कैसे आप जो है उनसे लर्न कैसे कर रहे हैं। In contrast, emotional health involves your ability to manage and express the emotions that arise from what you have learned and experienced. यानी कि हम जैसे अब मैंने आपको बताया कि जो मेंटल एस्पेक्ट है वो थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि इज एन इनपुट प्रोसेस, और इमोशनल जो है वो आउटपुट प्रोसेस है। दूसरा ये है कि जिन जिन जो जो चीज़ें हमारे सामने अकर हो रही हैं, जो जो एक्सपीरियंसेस हम कर रहे हैं, उनको हम सस्टेन कैसे करते हैं, उनको कंसीव कैसे करते हैं, उनको सस्टेन कैसे करते हैं, और उस न्यू इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में कैसे एलोकेट करते हैं, किस चीज़ पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना, कौन सी चीज़ प्राइमरी है, कौन सी सब्सिडारी है। ये सब चीज़ें जो हैं वो मेंटल हेल्थ से रिलेट करती हैं। फिर जिस इंफॉर्मेशन को, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन टर्म यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो जो भी चीज़ हमारे सेंसेस में आ रही है, इधर थ्रू लिसनिंग,
through reading, through watching, through any sense, जो भी चीज हमारे ब्रेन के अंदर जो भी न्यू इंफॉर्मेशन जा रही है, जो भी न्यू फाइल सेव हो रही है, उसे हम इंफॉर्मेशन का नाम दे रहे हैं। तो उस सारी इंफॉर्मेशन को हम अपने ब्रेन के डिफरेंट पोर्शंस के अंदर एलोकेशन कैसे करते हैं, कौन सी चीज को कहाँ रखते हैं, कौन सी चीज को प्रायोरिटी देते हैं, किसको नहीं देते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट एलोकेशन कि कौन सी चीज को, कौन सी इंफॉर्मेशन को, कौन से नए एक्सपीरियंस को हमने क्या प्लेसमेंट दी है, उसकी बेसिस पे हमारा जो इमोशनल रिस्पॉन्स होगा वो इमोशनल हेल्थ से रिलेट करेगा। अब जाहिर है, अब अगर हमारी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम ये कंसीव कर सकते हैं, तो फिर ऑब्वियसली हमारी इमोशनल हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि हमने चीज़ों की, हमने डेटा की प्लेसमेंट ही सही नहीं की। लेट्स सपोज कि जिस चीज़ को हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी थी, हमने उसको बहुत इम्पोर्टेंस दे दी और अपनी लाइफ में उसको फोकस कर लिया। तो ऑब्वियसली इफ वी आर मिस्टेकन देयर, then we will be in problems in terms of emotional health too। क्योंकि अगर हमने प्लेसमेंट ही गलत किया तो उसकी बेसिस पे जो रिस्पॉन्सेज आएंगे, जिसको हम बिहेवियर कह रहे हैं, या जिसको हम कह रहे हैं कि हाउ टू मैनेज, एबिलिटी टू मैनेज एंड एक्सप्रेस द इमोशंस दैट अराइज फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्नड, तो डेफिनेटली फिर वो इमोशंस जो अराइज होंगे, जो रिएक्शंस, बिहेवियरल रिएक्शंस जो अराइज होंगे बेसिस ऑन दैट एलोकेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, तो वो भी गलत होंगे, क्योंकि हमने प्लेसमेंट ही सही नहीं की। तो दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप ऑफ मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। इसलिए फर्स्ट जो डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है कि प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन वर्सेस एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कंसीव किया है और उसको प्लेस किया है, फिर उसकी बेसिस पे हम रिएक्ट किस तरह से कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस किस तरह से कर रहे हैं, यानी कि हमारा आउटपुट प्रोसेस, इनपुट वर्सेस आउटपुट। ओके, डिफरेंस टू जो है वो है वन कैन थ्राइव व्हाइल अदर स्ट्रगल। ओके, थ्राइव यानी कि something that grow rigorously, abruptly, कोई चीज बढ़े, कामयाबी की तरफ जाए, फ्लोरिश करे, that is basically thrive is। An important distinction between mental and emotional health is that you can experience mental health issues while maintaining good emotional health, yeah, and vice versa। Now focus a little bit here between mental and emotional health is that you can experience mental health issues while maintaining a good emotional health। We have just discussed in the point number 1 that emotional health is basically uh, the the outcome of mental health. If you are mentally sound, um, if you are capable of distinguish that uh, which information or which file uh, should be placed on priority basis in your life or in your important file या information से हमारी मुराद ये है कि कोई भी नई चीज़, नई बात, नया एक्सपीरियंस जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इस वक्त ब्रेन के अंदर से जाके बात कर रहे हैं, इसलिए फाइल, डेटा और इस तरह के टर्म्स यूज कर रहे हैं। तो जो नई बात या नया एक्सपीरियंस, नई फीलिंग, एनीथिंग, एनीथिंग न्यू, एनी डेटा, एनी न्यू डेटा दैट यू आर कंसीविंग, उससे रिलेटेड है मेंटल हेल्थ। तो if we are working on our emotional health, then definitely we have to resolve the issues related to our emotional health and vice versa। For example, while struggling with a mental health problems like having little energy for daily task, अगर आपके साथ ये mental problem है कि we are not having enough energy level to perform our daily task, you can still exhibit emotional health by finding effective ways to manage that lack of energy, obviously, because both of these energies or both of these things, emotional and mental, are हमारी जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में हम या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब करते हैं, वहाँ की हर एक चीज मैटर करती है।
अगर आपके बॉस का बिहेवियर सही नहीं है तो भी आप उस बात का स्ट्रेस लोगे। अगर आपके कोलीग्स का बिहेवियर सही नहीं है, इवन देन अगर आप वहाँ के सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, अगर आप अपने असाइंड टास्क को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कोई भी एलिमेंट जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके मेंटल हेल्थ पे, तो वो जो है वो इन सारी चीज़ों में आएगा जो हमारे लिए स्ट्रेसर्स जिन्हें हम कहते हैं। द एलिमेंट व्हिच आर causing stress for us is to be known as stressors. That could be your relationships, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, that can even create stress for you. Home and all the situations, challenges, difficulties and expectations you are confronted with on a daily basis. वो सारे problems, वो सारी चीजें जिनसे आप daily basis पे you are coming across with, वो सारे एलिमेंट आपके स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब है, आपका सोशल सर्कल में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इफ नॉट इज बैलेंस्ड, तो वो फिर आपके लिए स्ट्रेसर बन सकता है। और ये सब क्या है? ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं। Internal factors determine your body's ability to respond to and to deal with the external stressing or stress indicating factors, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है? To deal with the disease. To deal with external negative element which are entering in your body. आपकी बॉडी पे कोई बीमारी, कोई ऐसी कोई वायरस, कोई चीज अटैक करने जा रही, तो आपका जो इंटरनल आपका एक सिस्टम होता है, रेजिस्टेंस पावर होता है एक इंडिविजुअल के अंदर कुदरती तौर पे, तो वो उस बाहर से आने वाले उन प्रॉब्लम्स से फाइट करता है। और फिर अगर आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, तो वो वायरस, वो प्रॉब्लम, वो जो कोई भी चीज़ है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है, और जो बाहर से चीज़ अटैक कर रही है, जो प्रॉब्लम है, वायरस है या जो भी चीज़ है, अगर वो स्ट्रांग है, तो फिर वो आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म कर देगी और वो आपकी बॉडी पे जो है वो हावी हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तो भी ये है कि इंटरनल फैक्टर्स वो हैं हमारे जो कि फाइट करते हैं या जो रिसीव करते हैं एक्सटर्नल एलिमेंट्स को। फिर अगर वो इंटरनल एलिमेंट्स हमारे स्ट्रांग होंगे तो वो उन एलिमेंट्स को ख़त्म कर देंगे, अगर नहीं तो फिर वैसे ही होगा जैसे मेडिकल प्रोसेस में होता है। इंटरनल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस योर एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस इंक्लूड योर न्यूट्रिशनल स्टेटस, आप कितना प्रॉपरली न्यूट्रिशन आपकी कितनी प्रॉपर है, ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस लेवल, इमोशनल वेल बीइंग एंड द अमाउंट ऑफ स्लीप एंड रेस्ट यू गेट। अगर ये सारी चीज़ें आपकी वेल मैनेज्ड हैं, तो बड़ी मुश्किल से आप जो है वो स्ट्रेस लेंगे। यानी कि ऐसा बंदा जो इन सारी चीज़ों का, ऐसा इंडिविजुअल जो इन सारी एलिमेंट्स को कंसीडर करता है और ध्यान में रखता है और उन चीज़ों को फॉलो करता है कि वो प्रॉपरली फिजिकली फिट है, उसकी न्यूट्रिशंस प्रॉपर है, प्रॉपर नींद लेता है और ख़ुद को इमोशनली स्टेबल रखता है, तो फिर वो ऐसे ही किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेगा, बिकॉज ही विल बी कैपेबल टू सॉर्ट it out, or he will be capable to fight against these stressors जो बाहर से अटैक करेंगे। वो इंटरनली इतना स्ट्रांग और साउंड होगा कि वो बड़े नॉर्मल स्टाइल में और बड़े मज़े से उन स्ट्रेसर से फाइट करके उनको ख़त्म कर देगा और स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देगा। लेकिन यही चीज़ होगी अगर वो सारे एलिमेंट कंसीडर नहीं करे जा रहे हैं जो हमने डिस्कस किए, यानी कि किसी की फिजिकल हेल्थ प्रॉपर नहीं है, डाइट प्रॉपर नहीं है, रेस्ट प्रॉपर नहीं ले रहा, उसका जो सोशल सर्किल है वो डजंट साउंड हेल्दी और पॉजिटिव, तो फिर वो हर एक चीज़ का, हर आने वाली नई चीज़ का स्ट्रेस लेगा। बड़ा जल्दी वो बंदा स्ट्रेस में
इन्वॉल्व हो जाएगा, इंडल्ज हो जाएगा. ओके, हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट हेल्थ? The human body is designed to experience stress and react to it. Stress can be positive, keeping up alert, motivated, and ready to avoid danger. अब स्ट्रेस की भी किस्में होती हैं. इट इवन कुड बी पॉजिटिव. पॉजिटिव स्ट्रेस वो होता है जो कि हमें मोटिवेटेड रखता है कि यस वी हैव टू डू दिस और दैट. अगर वो पॉजिटिव स्ट्रेस या माइन्यूट स्ट्रेस अगर हम नहीं लें तो फिर ये है कि हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगी एक काम को करने के लिए. वो थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेस अगर हम लेते हैं जिसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस कह रहे हैं तो फिर वो हमें एनर्जाइज रखता है, हमें मोटिवेटेड रखता है कि हमने फाइट करना है डेंजर्स के अगेंस्ट, जो नेगेटिविटीज आ रही हैं उनके अगेंस्ट, जो टास्क हमने पूरे करने हैं उनके लिए हमने जो है वो स्ट्रगल करनी है, स्ट्राइव करना है. वो जो पॉजिटिव स्ट्रेस है वो हमें अलर्ट रखता है. Stress becomes negative when a person faces continuous challenges without relief or relaxation between stressors. As a result, the person becomes overworked and stress-related tensions builds. हम पॉजिटिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि वो है जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने थोड़ा सा खुद को जो है वो पोकअप किया हुआ है कि यस वी हैव टू डू, और वो स्ट्रेस रहेगा तो हम एनर्जाइज रहेंगे, हमारे अंदर एक जो है वो लेवल ऑफ एनर्जी सस्टेंडेड रहेगा किसी चीज़ को करने के लिए, किसी टास्क को पूरा करने के लिए. लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल कंसिस्टेंटली स्ट्रेस ले रहा है, मुस्तकिल वो एक के बाद एक, तो ऐसी सिचुएशंस में कंटिन्यूसली रहने से ये होगा कि स्ट्रेस उसके ऊपर ओवरकम कर लेगा, हावी हो जाएगा उस इंडिविजुअल के ऊपर. द बॉडीज ऑटो, जैसे हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेस कुड आल्सो बी पॉजिटिव इफ इट्स इन अ माइन्यूट फॉर्म, but if it's going to exist within an individual's life consistently, then it could be converted into distress. And obviously, as the name indicates, it is a very dangerous situation. A negative stress reaction. Distress can disturb the body's internal balance or equilibrium, जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम internal immunity system कह रहे हैं, to fight against stress or external stressors. तो उस इक्विलिब्रियम को या उस बैलेंस को जो है वो डिस्ट्रेस खत्म कर देगा, leading to physical symptoms such as headaches or upset stomach, elevated blood pressure, chest pain. These all are the indications of distress. तो अब ये है कि how it affects on your health, physical health. The human body is designed to experience stress and react to it. Stress can be positive, keeping up alert, motivated, and ready to avoid danger. I think पहले किसी स्लाइड में हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि जो है स्ट्रेस अगर माइन्यूट लेवल पे हो, पॉजिटिव स्ट्रेस हो, तो वो हमें अलर्ट रखता है और मोटिवेटेड रखता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म आवर टास्क. जो काम हमने करने हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है, जो टास्क अचीव करने हैं, उन चीज़ों के लिए हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें मोटिवेटेड रखता है और हमारा एनर्जी लेवल हाई रखता है. Stress become negative when a person faces continuous challenges without relief or relaxation between stressors. जब एक इंडिविजुअल कंटिन्यूसली ऐसी सिचुएशंस में रहता है या ऐसे हर्डल्स को फेस करता है, ऐसी चीज़ों को फेस करता है which becomes stressors for him, जो उसके लिए स्ट्रेस क्रिएट करने का रीज़न बनती हैं, और कंसिस्टेंटली उन सिचुएशंस में रहने के बाद फिर जो है वो स्ट्रेस नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो फिर क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है. अगर एक इंडिविजुअल उसमें कंसिस्टेंटली उस सिचुएशन, उस फीलिंग के अंदर, उस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहता है जिसे हम स्ट्रेस कह रहे हैं,
तो मुस्तकिल उस सिचुएशन में रहने की वजह से दैट कुड बी कन्वर्टेड इनटू क्रॉनिक स्ट्रेस. The body's automatic nerve system has a built-in stress response that causes physiological changes to allow body to combat stressful situations. जैसे हमने इम्यूनिटी को डिस्कस किया था कि बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली बिल्ट इन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो स्ट्रेस को साइकोलॉजिकली और फिजिकली जो है वो उससे फाइट करते हैं स्ट्रेस से. और डेफिनेटली जब वो हमारा इम्यून सिस्टम या हमारा जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो जब स्ट्रेस से फाइट करेगा तो उस सिस्टम की एनर्जीज यूटिलाइज होंगी वहाँ पे, और जब वहाँ पे यूटिलाइज होंगी तो बाकी चीज़ों के लिए वो एनर्जीज कम पड़ जाएंगी या फिर वीक हो जाएंगी. तो इस तरह से स्ट्रेस जो है वो हमारे मैकेनिज्म को, हमारे सिस्टम को हार्म करता है, हमारे इंटरनल कैपेबिलिटीज को कम करता है क्योंकि वो लग जाती हैं स्ट्रेस के साथ फाइट करने में. Stress that continues without relief can lead to the condition called distress, a negative stress reaction. Distress can disturb the body's internal balance or equilibrium, leading to physical symptoms such as headache, upset stomach, elevated blood pressure and chest pain. ये सारे वो indications हैं जो कि उस individual में आ सकते हैं जो distress का शिकार हो. Okay, here are some warning signs of stress. यानी कि if somebody is has started appearing some such type of symptoms, that we can conclude that he might be suffering from distress. Chronic stress can wear down the body's natural defense, leading to a variety of physical symptoms. जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल को, इम्यून सिस्टम को, जो हमारा इंटरनल स्ट्रॉन्ग सिस्टम है नेगेटिव एनर्जी से फाइट करने का, उनको डाउन कर देता है क्योंकि वो उससे फाइट कर करके फिर जो है वो डाउन हो जाती हैं, उनका एनर्जी लेवल खत्म हो जाता है. डिजीनेस और जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग आउट ऑफ इट. डिजीनेस या लैक ऑफ एनर्जी की फीलिंग आती है, और जिस भी सिचुएशन में हम होते हैं वहाँ पे हम मिसफिट फील करते हैं. हमें लगता है कि हम वी शुडंट बी हियर, whatever situation we are, we'll start feeling that we shouldn't be here, we are not part of this and like that. और एक सुस्ती, काहली और इस तरह के हर एक चीज़ से कटा हुआ फील करते हैं हम. जनरल एक्स एंड पेन्स, ओवरऑल बॉडी में पेन्स रहना, कभी हेडेक, कभी स्टमक एक, कभी जॉ एक, कभी कुछ. ओके. ग्राइंडिंग टीथ, क्लेंच्ड जॉ. कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से जो है जॉ जो है हमारा, ये जो आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, जबड़ा जो है वो जैसे स्टक हो जाता है. समथिंग लाइक दैट फीलिंग आती है कि जैसे टीथ में पेन होना और फिर जॉ जो है वो स्टक हो जाता है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ इंडिकेशन ऑफ हार्ट अटैक टू. हार्ट अटैक को भी जब आप स्टडी करेंगे तो उसके एक इमीडिएट सिम्टम्स में ये भी चीज़ होगी कि जो जिसको सडनली ऐसी सिचुएशन होती है उसका जबड़ा, जॉ जिसे हम कह रहे हैं, स्टक हो जाता है, मूव नहीं कर सकते. ऐसा फील होता है जैसे वो ब्लॉक हो गया है. हेडेक्स, इंडाइजेशन, स्टमक इश्यूज जिसे हम कह रहे हैं, इंक्रीज इन और लॉस ऑफ एपेटाइट, या तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है या तो बिल्कुल ही भूख खत्म हो जाती है. यानी कि जो हैबिट्स हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, या हम बहुत सोते हैं या बिल्कुल नहीं सोते, या बहुत खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं. मसल टेंशंस इन नेक, फेस एंड शोल्डर. स्ट्रेस में ये भी होता है कि हमारा जो अपर बॉडी पोर्शन है उस पर प्रेशर पड़ता है.
तो नेक में, शोल्डर्स में और इन जगह पे पेन फील होता है। ये सारी वार्निंग साइंस है स्ट्रेस की। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, रेसिंग हार्ट यानी कि आपकी जो हार्ट बीट है वो एबनॉर्मली बीट करने लगती है। कोल्ड एंड स्वीटी पाम्स, हाथ जो है, हाथों का जो अंदर का साइड होता है जिसे हम पाम कहते हैं, वो भीगने लगता है, पसीना आने लगता है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। टायर्डनेस, एग्जॉस्शन, थकन और एग्जॉस्टेड फील करते हैं खुद को। ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, शेकिंग तो यानी कि शिवरिंग सॉर्ट ऑफ। ट्रेम्बलिंग यानी कि ये है कि फ्रीक्वेंट और सडन और अनकैलकुलेटेड मूव्स करना शुरू कर देते हैं हम। जैसे अगर हम कहीं बैठे हुए तो खामखा में उठ के दूसरी जगह पे बैठेंगे, या अपना बॉडी पोस्चर जो है वो बिला वजह बार बार चेंज करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, पैर हिलाएंगे, ये वो इस तरह से अनकैलकुलेटेड जो है मूव्स करेंगे, खामखा में उठेंगे और अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। वेट गेन और लॉस, जैसे ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स भी इसी तरह के, या तो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे। तो अकॉर्डिंगली वेट भी जो है वो या तो सडनली उस पेशेंट का हु इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस या तो वेट गेन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा। अपसेट स्टमक, डायरिया, एक्सेट्रा, these all are the symptoms of stress. Okay, so now come to how can we reduce that stress. People can learn to manage stress and lead happier, healthier lives. You may want to begin with the following tips. There are some tips. Keep a positive attitude. Positive attitude towards people, towards yourself, towards situations, circumstances in which you are living right now, and all these things. First of all, तो ये है कि you are in need to feel positive about yourself. खुद के बारे में अपने अंदर जो पॉजिटिविटीज हैं उन पे फोकस करें। पॉजिटिव एनर्जीज इस तरह से हाईलाइट हो जाएंगी। सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिन्हें हम कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स थे वो भी उस वक्त एलिमिनेट होंगे जब हमारा फोकस पॉजिटिविटीज पे होगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स जाहिर है, नेगेटिविटीज और नेगेटिव एनर्जीज हर जगह होती हैं, कम और ज़्यादा। तो अगर हमारा फोकस पॉजिटिविटीज पे होगा तो हमारी एनर्जीज ज़्यादा इंक्लाइन जो है वो पॉजिटिविटीज की तरफ होंगी, और हमारा एटीट्यूड, फिर हमारी एनर्जीज उस तरह से यूटिलाइज होना शुरू होंगी। हम पॉजिटिविटीज के लिए काम करना शुरू कर देंगे क्योंकि हमारा जो है फोकस उनके ऊपर होगा। एक्सेप्ट दैट देयर आर इवेंट्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। एक स्ट्रेसर ये भी होता है लोगों के लिए कि उन्हें लगता है कि हर चीज़ हम कर रहे हैं या कर सकते हैं, या इफ देयर इज एनी सडन प्रॉब्लम इन एनीथिंग दैट देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और वी कैन करेक्ट इट, और वी हैव टू करेक्ट इट, समथिंग लाइक दैट। तो ये फीलिंग अगर हम छोड़ दें और कुछ चीज़ें हम अल्लाह ताला पे छोड़ दें कि हर चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेट देम हैपन। अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं तो वो तो होंगे, वो तो वैसे ही होंगे। वो नेगेटिविटीज़ तो अगर आनी है तो आएंगी, तो उनको अपने ऊपर हावी ना करें और ये सोच लें कि एवरीथिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल, सो लेट इट बी एज इट इज इन इट्स नेचुरल फॉर्म। बी assertive instead of aggressive. एग्रेसिव होने के बजाय जो है वो अपनी फीलिंग्स शेयर करें, बयान करें। आप क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, वो शेयर करना सीखें। Assert your feelings, opinions and beliefs instead of becoming angry, defensive or passive.
Learn and practice relaxing techniques. Try meditation, yoga, or whatever suits you. जो भी चीज़ से जैसे कुछ लोग म्यूजिक सुन के रिलैक्स होते हैं, उनको म्यूजिक सुनना चाहिए। जो मेडिटेशन से होते हैं उनको वो करना चाहिए। कोई नमाज पढ़ के रिलैक्स हो सकता है, उसको वो करना चाहिए। तो इंडिविजुअल को पता होता है कि उसकी बॉडी की नीड क्या है, क्या चीज़ करके। कोई फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके मे बी रिलैक्स फील करे। तो जिस भी तरह से आप रिलैक्स होते हैं, पहले खुद को एनालाइज कीजिए और फिर अकॉर्डिंगली जो है उस चीज़ को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए, ताकि आपके स्ट्रेसर्स कम हो सकें। एक्सरसाइज रेगुलरली, योर बॉडी कैन फाइट स्ट्रेस बेटर व्हेन इट्स फिट ऑब्वियसली। ईट हेल्दी वेल बैलेंस्ड मील, ताकि वो जो इरेगुलरिटीज हैं डाइट में या खाने के तरीक़ाकार में, वो नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट, ताकि आपकी एनर्जीज भी अकॉर्डिंगली बैलेंस्ड रहें। Learn to manage your time more effectively. Don't waste your time, or don't use it in unproductive or unhealthy activities. Set limits appropriately and say no to requests that would create excessive stress in your life. अगर कोई ऐसे काम है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको परेशान करती हैं, आपके लिए स्ट्रेसर्स बन सकती हैं, तो यू शुड बी करेज टू से नो टू पीपल। अगर लोग आपसे कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके कोलीग भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इवन घर वाले भी हो सकते हैं, कि अगर वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें, कुछ भी, कोई काम, कोई एक्टिविटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो चीज़ करने में आपको स्ट्रेस आपके लिए जनरेट होता है या आपके लिए वो अनप्रोडक्टिव है, तो यू शुड से नो, यू शुड हैव करेज टू से नो टू देम, पर्टिकुलरली फॉर दैट थिंग। पर नॉर्मली होता है ऐसा है कि हम अपने आप को नहीं देखते कि किस चीज़ में हम कंफर्टेबल हैं या कौन सी चीज़ जो हमारे लिए नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर घर वालों ने कहा है, फ्रेंड्स ने कहा है, किसी ने कहा है, तो हम दूसरों के लिए वो चीज़, वो काम कर लेते हैं और अपने लिए स्ट्रेस पैदा कर देते हैं। Make time for hobbies and interests. Get enough rest and sleep. Your body needs time to recover the stressful events. अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं या फेस किया है स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो after that your body needs relaxation, rest to overcome that situation. So you need to give rest to your body. Don't rely on alcohol, drugs and compulsive behavior to reduce stress. स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, उससे रिलीफ लेने के लिए नेगेटिविटीज के पास, नेगेटिव एनर्जीज के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, या नेगेटिव बिहेवियर्स के पास, बिहेवियर की तरफ नहीं जाना चाहिए कि हम लाउड हो जाएं, हम बहुत ज़्यादा इस तरह से ओवर बिहेव करने लगे। Seek out social support, spend time with those you love. That could be your family, friends, your social circle, anyone जिनके साथ टाइम स्पेंड करके, बातचीत करके या शेयरिंग करके यू मे स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड, तो उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। सीक ट्रीटमेंट विद अ psychologist or other mental health professionals. Trend in stress management or biofeedback techniques to learn more healthy ways of dealing with the stress in your life. Okay. डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये होता है कि वहाँ पे ये रूटीन होती है लोगों की कि वो सर्टेन टाइम पीरियड्स के बाद जो है वो साइकियाट्रिस्ट को विजिट करते हैं। आफ्टर एवरी 6 months, आफ्टर इन 1 year, दैट कुड बी एनी ब्रेकअप ऑफ टाइम, लेकिन ये उनकी लाइफ का पार्ट होता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे यूज टू विजिट देयर psychiatrist, discuss with simply generally discuss some things with him, spend some time with him, and then take it as a journal or as a routine. लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अगर आप
चले भी जाओ साइकेट्रिस्ट के पास और किसी ने आपको देख लिया साइकेट्रिस्ट को विजिट करते हुए, तो आपके पहुंचने से पहले वहां पे ये बात पहुंच जाती है कि ये बंदा पागल हो गया है और ये जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास गया है और उनको विजिट करा XYZ। मतलब यहाँ पे ये बड़ी नेगेटिव चीज है। अगर आप अपने फ्रेंड्स में से कभी किसी को कहें कि आपको जरूरत है, आपको लेके चलना है साइकेट्रिस्ट के पास, तो वो भी जो है ओवर रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा कि तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ। तो हमारे यहाँ ये है कि साइकेट्रिस्ट को सिर्फ तभी विजिट किया जा सकता है, उसको सिर्फ तभी जो है वो चेकअप कराया जा सकता है, या उसके साथ डिस्कशन, उसके साथ सेशंस जो है वो तभी कराए जा सकते हैं जब एक बंदा पागल हो जाए, यानी कि वो स्ट्रेस लेके वो नेगेटिव एनर्जीज में रह रहे के जब बिल्कुल ही खत्म हो जाए। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज हर नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ होते हैं। आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ अपने अपने कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज लाजमी हैं। बात यह है कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी चीज को, तो फिर उसको करेक्ट करने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलप्ड वर्ल्ड में ये होता है कि वहाँ पे लोगों के लिए इट्स अ नॉर्मल रूटीन। जैसे हम फिजिशियंस को विजिट करते हैं टाइम टू टाइम बगैर किसी रीजन के भी, कभी के रूटीन चेकअप है, वैसे ही वो लोग साइकेट्रिस्ट को भी विजिट करते हैं कि एक रूटीन विजिट है साइकेट्रिस्ट के पास। तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज हम करेंगे तो इफ हमारे अंदर माइन्यूट सा स्ट्रेस भी अगर जन्म लेने लगा है, वो क्रिएट होने शुरू हुआ है हमारे अंदर, तो हम उसको वहीं पे जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे और हम प्रिपेयर हो जाएंगे उसके साथ फाइट करने के लिए। Okay, what is good stress? Stress is your body's way of responding of any kind of demand or threat when you sense danger, whether it's real or imagined. Obviously, stress can imagine also. The body's defense kick into high gear in a rapid automatic process known as fight or flight reaction or the stress response. अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। स्ट्रेस रियल भी होता है और कुछ इमेजिनेशंस भी होती हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम हेल्यूसिनेशन डिस्कस किया था। हेल्यूसिनेशन इज आल्सो एन स्ट्रेसर फॉर इंडिविजुअल्स, कि हम ऐसी सिचुएशंस इमेजिन कर लेते हैं, ऐसी बातें इमेजिन कर लेते हैं, ऐसी चीजें इमेजिन कर लेते हैं जो कि हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएटर बन जाती हैं। वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमारे जहन में ही होता है। वी हैव इमेजिन, वी हैव सपोज्ड दैट इट्स गोइंग टू हैपन और समथिंग लाइक दैट। तो उससे भी जो है वो स्ट्रेस जो पैदा होता है वो हमारी बॉडी को अकॉर्डिंगली हार्म करेगा, जैसे एक रियल स्ट्रेस करेगा। क्योंकि जो कंपोनेंट्स होंगे जो हार्म करेंगे हमारे मैकेनिज्म को, वो सिमिलर होंगे, चाहे स्ट्रेस इमेजिन हो चाहे रियल हो। ओके, फाइट और फ्लाइट, ये एक सिचुएशन है कि इधर डू और डाई। या तो हम उस स्ट्रेस से फाइट करेंगे, यानी कि अपने बॉडी मैकेनिज्म के थ्रू जो रीजंस हैं जिनकी वजह से वो पैदा हो रही है, स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर पैदा हो रहा है, उनसे फाइट करें, या फिर जो है हम मूव ऑन कर लें विदाउट टेकिंग इट सीरियस, हम मूव ऑन कर लें। देयर आर टू ऑप्शन, फाइट और फ्लाइट, जो कि हमारे बेसिकली रिस्पॉन्सेज हैं टुवर्ड्स स्ट्रेस क्रिएटिंग इन आवर बॉडी। Stress can help you rise to meet challenges. Yes, it's what keeps you on your toes during a presentation. Okay, ये बस वही चीजें हैं कि जो पॉजिटिव स्ट्रेस है वो हमें मोटिवेटेड रखता है और हमारा एनर्जी लेवल जो है वो हाई रखता है, अप टू द मार्क रखता है, ताकि हमें जो टास्क कंप्लीट करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, उसके लिए हम रेडी रहते हैं। इंटरनली हमारा सारा सिस्टम, हमारा मैकेनिज्म, हमारी एनर्जीज अप टू द मार्क रहती हैं, रेडी रहते हैं।
और अगर वो ना हो तो फिर शायद हम दूसरी एक्टिविटीज में बिजी रहें। यानी कि वो ना हो, उससे कहने का मतलब ये है कि अगर वो पॉजिटिव स्ट्रेस हम ना लें और हम उस चीज़ को लाइटर लें। लेट सपोज कि सुबह हमारा पेपर है, हमारा एग्जाम है, एक वो इंडिविजुअल है जो पॉजिटिव स्ट्रेस ले रहा है, यानी कि वो फील कर रहा है कि यस आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू डू समथिंग फॉर गेटिंग बेटर मार्क्स और समथिंग। और दूसरा वो है जो इस चीज़ को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहा है, उसकी नज़र में ये स्ट्रेस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो फिर बैठा रहेगा और सोचते ये होगा उसके माइंड में कि कल देखा जाएगा, और अभी तो जो है वो मैं टीवी देख लूँ या नींद कर लूँ या कुछ भी। सो यह है कि पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो हमें जो है अप टू द मार्क रखता है। बट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट स्ट्रेस स्टॉप्स बीइंग हेल्पफुल and starts causing major damages to someone's health, mood, productivity, relationship, and quality of life. अगर उस पॉजिटिविटी के लेवल से आगे बढ़ जाता है स्ट्रेस, then it starts creating problems for the individual. Okay, I have told you that there are two types of stress: acute stress and chronic stress. Okay, acute stress वो है जो कि सडनली किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी टास्क, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से रेज हो। और वो ज़ाहिर है रिज़ॉल्व भी उतना ही इमीडिएटली हो जाएगा। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ आपको कल कोई असाइनमेंट आपको देनी है, कल आपका एग्ज़ाम है, कल कोई प्रेज़ेंटेशन है, कल ऑफ़िस में कोई प्रेज़ेंटेशन है या कोई डील साइन करनी है, एनीथिंग एनीथिंग। तो उसका आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप उसके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हो, आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाह रहे हो, उसके लिए एफ़र्ट्स ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए स्ट्रेसर्स हैं। लेकिन अक्यूट स्ट्रेस यूँ है कि वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हुआ। यानी कि अगले दिन अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया या प्रेज़ेंटेशन हो गई या जो भी आपका टास्क था, डील साइन करना था, कुछ भी था, वो हो गया, स्ट्रेस ख़त्म। उसके ऑब्वियस सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। कोई घर में कोई मसला हो गया है, फ्रेंड्स के साथ कोई मसला हो गया है, कहीं किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कोई इश्यू हो गया है, the problem, the stress will be associated with the solution of that thing only. जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, स्ट्रेसर खत्म, स्ट्रेस खत्म। दैट इज acute स्ट्रेस यहाँ पर। और क्रॉनिक स्ट्रेस वो है जो कि आपके जो आप एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको सस्टेन कर रहे हैं, बड़े अरसे से आप उसको पाल रहे हैं अपने अंदर, उसे हम कह रहे हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। The effect of chronic stress: if you tend to get stressed out frequently, like many of us in today's demanding world, your body may exist in a heightened state of stress. Overall body, it can suppress your immune system, upset your digestive and reproductive system, increase the risk of heart attack and stroke, and speed up aging process, यानी कि आपको जल्दी बूढ़ा कर देगा। It can even rewire the brain, leaving you more vulnerable to anxiety, depression, and other mental health problems. फिजिकली भी कम्प्लीटली आपको डैमेज कर रहा है और मेंटली भी आपको जो है उसके बाद कहीं के किसी काम के नहीं रहते। if 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 God forbid someone is suffering from chronic stress, और chronic stress वो है जो लंबे अरसे तक हमने लिया हो, और ऐसे ही स्ट्रेस में रहने वालों का जो है वो अल्टीमेटली जो है हार्ट अटैक उनको आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस लेने से हार्ट अटैक आता है। तो वो बेसिकली क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्ट्रेस तो हमने जैसे डिस्कस किया पॉजिटिव भी है समहाउ या मैनेजेबल भी है, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल है। इफ इट्स कन्वर्टेड इनटू क्रॉनिक, देन इट्स प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ओके, ये तकरीबन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो हम और फेस
upcoming challenges in the near future. As I have told you, okay, if there is an immediate task that you are supposed to perform, or there are some immediate objectives that you have to achieve, so definitely one will feel stress for them, and the solution of this stress, or the life of that stress, will be associated with the solution of that problem. As soon as your problem will be solved or your objective will be achieved, the stress will be finished. For example, a person may feel stressed about a recent argument, or and this type of stress is short term and usually the more common from stress upcoming deadline. Yeah, when you have to fulfill some deadlines, then you will feel stressed, but when you will achieve them, then definitely the stress will be finished, because they were particularly associated with the achievement of those objectives, nothing more than that. Acute stressors are often new and tend to have a clear and immediate solution. Even with the more difficult challenges that people face, there are possible ways to get out of that situation. जो सडनली किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी चीज़ के अकर होने से जो स्ट्रेस अराइज हुआ है, उसको वो ख़त्म भी वैसे ही हो जाएगा अगर वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है तो। यानी कि योर स्ट्रेसर्स आर एक्सटर्नल, एनवायरनमेंट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे कोई डिमांड है, मतलब किसी भी तरह की कोई डिमांड आपने फुलफिल करनी है, तो acute stressor जो है उससे एसोसिएट होता है. Acute stress does not cause the same amount of damages as long term chronic stress does. Short term effects include tension, headache, and an upset stomach, as well as a moderate amount of distress. However, repeated instances of acute stress over an extended period can become chronic and harmful. Because we have discussed multiple times that chronic stress is the stress which we are consistently or for a longer period of time which we are living in, जो बड़े अरसे से हमारे अंदर स्ट्रेस पल रहा हो, हमारे हम उस स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर वो क्रॉनिक बन जाता है. तो अगर एक्यूट स्ट्रेस भी फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है और हम उससे उतना ही सफ़र कर रहे हैं, और फिर ऐसे होते 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 फिर वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसको भी बियर कर रहे हैं तो. वैसे नॉर्मली एक्यूट स्ट्रेस जो है उसमें ये सारे सिम्टम्स भी आते हैं, लेकिन वो भी ये है कि सिर्फ उस प्रॉब्लम के हल तक उनकी लाइफ होती है. जिस प्रॉब्लम के साथ वो स्ट्रेस एसोसिएटेड है, या जिस काम के साथ आपने कोई काम करना है, तो उस पे वहाँ पे भी ये फीलिंग्स होती हैं. कल अगर आपकी कोई मेगा प्रेजेंटेशन है, तो जब तक वो हो नहीं जाती तो ये सिम्टम्स भी, सर में दर्द होना, रात को नींद नहीं आना, स्टमक डिस्टर्ब हो जाना, ये सारी चीज़ें उस वक़्त भी होती हैं, लेकिन वो ख़त्म हो जाएँगी, बल्कि कन्वर्ट हो जाएँगी प्लेयर में, when we will be in the capacity to achieve that task. वो काम, जिसका हम इतना बड़ा स्ट्रेस ले रहे हैं, वो जब हम काम कर चुकेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो नेगेटिविटीज़ पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, और फिर हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी. ये था acute stress. Chronic stress develops over a longer period of time and is more harmful. It occurs when a person can see no way to avoid their stressors and stop seeking solution. Yeah, matlab when a person has completely become hopeless and helpless. Acute stress में हमने डिस्कस किया कि its life is still the problem is being solved. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि when a person see no way to avoid their stressors, जब कोई solution नजर नहीं आता, and they stop looking for solutions. किसी प्रॉब्लम में है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बड़े अरसे से हैं, और हमें कोई सॉल्यूशन नज़र भी नहीं आ रहा, और इतना हम होपलेस हो गए हैं, हेल्पलेस हो गए हैं कि हमने उन सर्कमस्टांसेस में रहने को एक्सेप्ट कर लिया है, और हमने
फाइट करना या सॉल्यूशंस को सीख करना भी छोड़ दिया है. वी हैव स्टॉप लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस. इवन हमने होप करना भी छोड़ दिया है कि ये प्रॉब्लम हल होगी, हम कभी इसमें से बाहर भी आएंगे. A traumatic experience early in life में also कोई अगर किसी का कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है कोई, तो वो भी okay. We're discussing about chronic stress. A constant state of stress can also increase a person's risk of type 2 diabetes, high blood pressure, heart attack, depression, anxiety, and other mental disorders such as post-traumatic stress disorder can develop when stress become chronic. Chronic stress can continue unnoticed as people can become used to feeling agitated and hopeless. Yani ke people are so used to in living within these troubled circumstances that they won't feel that they are actually suffering from chronic stress. उनको उस सिचुएशन में, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस वो है जो एक लंबे अरसे से हमारे अंदर पल रहा है और चल रहा है, या वो सर्कमस्टांसेस, वो चीज़ें जो स्ट्रेसर्स बन रही हैं हमारे लिए, क्रॉनिक स्ट्रेसर्स बन रही हैं, वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं. तो जब पीपल हैव स्टार्टेड फीलिंग एजिटेटेड एंड होपलेस, वो कंसिस्टेंटली उसमें रह के उस ट्रबल में या उन सर्कमस्टांसेस में ऐसे आदी हो गए हैं कि दे डोंट इवन फील, दे डोंट इवन नो कि दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम a very severe type of stress. It can become part of an individual's personality, making them consistently prone to the effect of stress regardless of the scenarios that they encounter. वो उन लोगों की पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाता है, और वो लोग खुद भी और दूसरे भी ये समझने लगते हैं कि ये ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहते हैं और ऐसे ही रहेंगे, और वो खुद भी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं. और किसी भी चीज़ को, किसी सिचुएशन को चेंज करने का पहला रूल, किसी भी चीज़ को बेहतरी की तरफ लेकर आने का पहला रूल ये है कि वी एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम देयर. पहले हम रियलाइज करें. रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप. रियलाइज करेंगे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, रियलाइज करेंगे कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो ही हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एफर्ट्स लेंगे. लेकिन अगर हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हम रियलाइज ही नहीं कर रहे कि देयर इज सम प्रॉब्लम, बल्कि इंस्टेड ऑफ दैट वी आर फीलिंग वी हैव एक्सेप्टेड दैट इट्स द पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी हैव टू cope up with it. We have to live in these circumstances for our whole life. तो फिर तो चेंज आना ही नहीं है, बेहतरी आनी ही नहीं है. People with chronic stress are at risk of having a final breakdown that can lead to suicide, violent action, and this and that problems. Very dangerous chronic stress. हाँ, signs or symptoms when stress is overloaded in someone's life or body. Cognitive symptoms उसके क्या होते हैं कि memory problems first of all, चीज़ें याद नहीं रहती, भूल जाती हैं, और वो ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें होंगी जो कि भूलने जैसी नहीं होती हैं, लेकिन वो भी हम भूलने लगते हैं. Inability to concentrate, we won't be able to focus, to concentrate on things. हमारे क्योंकि हम पर्टिकुलरली कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर ये एनर्जी नहीं रहेगी, ये कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि हम फोकस कर सकें, ये कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि हम चीज़ों को मेमोराइज कर सकें. पुअर जजमेंट, हमारी जजमेंट्स गलत होंगी, हम जजमेंट्स कर ही नहीं पाएंगे. यानी कि हम सिचुएशंस को, इवेंट्स को, लोगों को अगर हम कंक्लूड करना चाहें
एनालिसिस करके अपने जजमेंट देना चाहें तो वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे एनालिसिस ही सही नहीं होंगे तो हमारा जो कंक्लूजन है या जो हमारी जजमेंट है वो भी ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली पुअर होगी. Seeing only the negativities in circumstances, in situation, society, people, हर चीज में हम नेगेटिविटी देखेंगे. Anxious or racing thoughts, ये it's approximately related to the previous point कि हम नेगेटिविटी देखते हैं हर चीज में, तो हमारी जो थॉट्स हैं वो एंग्जाइटी और इस तरह की होंगी कि, और रेसिंग थॉट्स यानी कि क्विकली हमारी थॉट्स बदलती रहेंगी. एक लम्हे में हम कुछ सोच रहे थे, अगले लम्हे में हमारा दिमाग कहीं और चलाया जाएगा. दिस इज आल्सो रिलेटेड विद द इनेबिलिटी टू कंसंट्रेट और फोकस ऑन. हम किसी एक बात पे टिक कर किसी एक बात को समझने, फोकस करने के कैपेबल नहीं रहेंगे. दिमाग जो है वो इधर से उधर एक थॉट से दूसरी थॉट पे जंप अप करता रहेगा. कांस्टेंट वरिंग, हर वक्त ही हम परेशानी और डिप्रेशन में रहेंगे. देन इमोशनल सिम्टम्स, डिप्रेशन और जनरल अनहैप्पीनेस, सैडनेस तारी रहेगी एक, और हर वक्त नाखुश नजर आएंगे और नाखुश बिहेव करेंगे. एंग्जाइटी एंड एजिटेशन, हर वक्त जो है वो एक ट्रबल्ड फील होगा कि हम ट्रबल की सिचुएशन में हैं. एक्चुअली वो ट्रबल कहीं बाहर नहीं होगा, वो ट्रबल हमारे अंदर होगा. इरिटेटेड फील करेंगे, एंक्शियस फील करेंगे, कोई बात करेगा तो झगड़ पड़ेंगे. मूडीनेस, इरिटेबिलिटी और एंगर, एग्रेसिव रहेंगे हर वक्त. फीलिंग ओवरवेल्म्ड, क्योंकि हम ऑलरेडी नेगेटिविटी में हैं तो नेगेटिविटी में हम ओवरवेल्म्ड फील करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे साथ बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है. loneliness and isolation, other mental and emotional health problems. अकेले रहना पसंद तो करेंगे ही, लेकिन जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए उनके बाद हमारे साथ हमारे पास कोई रहेगा भी नहीं और हम अकेले ही हो जाएंगे. फिजिकल सिम्टम्स वही हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि स्ट्रेस के जो सिम्टम्स हैं, एक्स एंड पेन्स इन जनरल एक्स एंड पेन्स इन बॉडी, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन यानी कि स्टमक विल बी डिस्टर्ब, नोजिया, डिजीनेस, लेजीनेस फील करेंगे, चेस्ट पेन, रैपिड हार्ट रेट, हार्ट बीट जो है वो क्विक हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड फ्लू. ठीक है, ये फिजिकल सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस. बिहेवियरल सिम्टम्स, ईटिंग मोर और लेस, बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल, विथड्रॉइंग फ्रॉम पीपल, लोगों से बिल्कुल कट जाना, अलग थलग हो जाना, प्रोक्रास्टिनेटिंग और निगलेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे हम जो है वो भागने लगेंगे, या तो अपने टास्क डिले करेंगे या फिर बिल्कुल उनको करना ही नहीं चाहेंगे, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सिंपली ये है कि भागने लगेंगे. यूजिंग अल्कोहल, सिगरेट्स एंड ड्रग्स टू रिलैक्स, यानी कि नेगेटिव जो सोर्सेज हैं रिलैक्स होने के उनकी तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सोर्सेज रहेंगे नहीं, दोस्त रहेंगे नहीं हमारे पास, कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करने के हम कैपेबल नहीं होंगे, क्योंकि माइंड जो है वो उस तरह से मूव करने लगा है तो हमें वो नेगेटिविटीज की तरफ ही ले जाएगा. नर्व हैबिट्स, नर्वस हैबिट्स लाइक नेल बाइटिंग और पेसिंग, ये तो होती है काफी लोगों में नेल बाइटिंग की आदत. पेसिंग यानी कि quick movements from one place to other and quick posture changing without any reason. हम जो है वो हर 1 मिनट के बाद जो है अपना पोस्चर चेंज कर रहे हैं, पैर हिला रहे हैं या एक जगह से उठ के दूसरी जगह बैठ रहे हैं. लाइकवाइज ये नर्वसनेस की निशानी है. causes of stress,
सबसे पहले एक्सटर्नल कॉजेज को डिस्कस करते हैं। मेजर लाइफ चेंजेस, लाइफ के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो ऑब्वियसली वो समहाउ, नाउ द क्वेश्चन comes that it's our capability, that how we are handling that situation, how we are capable to handle those stressors. कोई भी चेंज जब लाइफ में आता है तो somehow स्ट्रेस आता है, और वो somehow स्ट्रेस जो है that could be handled positively, जिसे हमने पॉजिटिव स्ट्रेस डिस्कस किया है, but it depends on our capabilities, our internal energies, how strong internally we are to cope up with these stressors. कुछ हम में से ऐसे भी होते हैं जो जब लाइफ में चेंजेस आती हैं, जैसे नई जॉब मिली है, नई जगह पे एडमिशन हुआ है, या कुछ भी, तो उस स्ट्रेस में ही हम जो है वो बिल्कुल ले डूबते हैं खुद को। कुछ लोग इंटरनली इतने फर्म होते हैं, इतने कंपोज्ड होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रेस को भी फेस कर लेते हैं और उसका कोई नेगेटिव या कोई हार्म जो है वो अपने ऊपर आने नहीं देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन इंटरनल, इंडिविजुअल इंटरनल कैपेबिलिटीज। वर्क और स्कूल कैन आल्सो बी द सोर्स ऑफ स्ट्रेस फॉर यू। हम जहाँ काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, उस जगह से, या अगर हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी स्ट्रेस हमें मिल सकता है, दैट कुड आल्सो बी द कॉज और रीजन फॉर स्ट्रेस। रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, रिश्तों में, घर वालों में, दोस्तों में, सोशल सर्कल में कभी किसी से प्रॉब्लम हो जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी जो है वो स्ट्रेसर बन सकते हैं। बीइंग टू बिजी, यानी कि यू आर ओवरवर्क्ड और आपको जो है वो रिलैक्सेशन के लिए टाइम ही नहीं मिला। जैसे हमने अभी पहले बात की थी कि अगर कंसिस्टेंटली हम अक्यूट स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, जैसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस कह रहे हैं, अगर वो हम कंसिस्टेंटली उसमें रहें तो भी जो है हम क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। तो इफ यू आर टू बिजी, you are overworked since a longer period of time, तो फिर जाहिर है उसमें आप मुस्तकिल स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। स्ट्रेसर्स आपकी लाइफ में आ रहे थे तो उनमें मुस्तकिल रह के उसने स्ट्रेस की शक्ल ले ली। चिल्ड्रन और फैमिली, that could also be stressors. Okay, then internal causes for stress. इंटरनल कॉजेज जो हमारे अंदर से ही पैदा होते हैं। अवैस अपना माइक बंद करें। ओके, पेसिमिज्म। पेसिमिज्म क्या होता है? जी, पेसिमिज्म Pessimism is a state of mind in which the individual start looking negativities in everything, और वो नेगेटिविटीज उन चीज़ों में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट हमारे अंदर कर रही होती हैं, और हमें हर चीज़ के अंदर जो है वो नेगेटिविटी नज़र आती है, प्रॉब्लम नज़र आते हैं, इश्यूज नज़र आते हैं। हम हर चीज़ का नेगेटिव साइड देखते हैं। हर कॉइन के दो साइड होते हैं, नेगेटिविटीज भी होती हैं, पॉजिटिविटीज भी होती हैं। हर चीज़ में कुछ नुकसान होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं हर काम को करने के। लेकिन जो पेसिमिस्ट होते हैं वो हमेशा हाईलाइट करते हैं नेगेटिव साइड को। उनसे अगर ओपिनियन लिया जाएगा, उनसे अगर हम सजेशन लेंगे तो वो हमेशा पहले नुकसान को हाईलाइट करेंगे, डराएंगे कि ये काम मत करना, इसमें ये प्रॉब्लम्स है। वो ये नहीं कहेंगे कि इस काम को करने से ये अच्छी चीज़ें होगी एंड यू शुड गो अहेड। नहीं, पेसिमिस्ट मीन्स नेगेटिविटीज, और वो नेगेटिविटीज उनके अंदर होती हैं।
इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, यानी कि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अनसर्टेनिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। रिजिड थिंकिंग, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी है कि जो बात मुझे समझ आ रही है जो या जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होना चाहिए, अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगी। नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद को बुरा भला समझते हैं और बुरा भला कहते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, परफेक्शनिज्म जिसे कहते हैं, यानी चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को रियल ग्राउंड्स पे नहीं देखते हैं इस तरह के लोग, और हमेशा जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती हैं, इतनी हाई कि दे आर अनरियलिस्टिक, और वी कैन से देम परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिस्ट। और हमें पता है कि परफेक्शनिस्ट होना पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो दुनिया में, सिवाय एक ज़ात के। ऑल और नथिंग एटीट्यूड, यानी कि हो तो सब हो या तो फिर कुछ भी नहीं हो, ये वाला एटीट्यूड, ये उन लोगों के लिए जो है वो स्ट्रेस का रीज़न बनता है। ओके, तो बहुत स्ट्रेस हो गया। Now come to the management of stress, how we can manage or how we can lower down the impact or effects of that stress on our life. Why it is important to manage the stress? If you are living with a high level of stress, you are putting your entire well-being at risk, physically as well as mentally. Stress wreaks havoc on your emotional equilibrium. एक इक्विलिब्रियम होता है बॉडी के अंदर, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हर तरह से। जैसे हमने इम्यूनिटी के या इम्यून सिस्टम को हमने डिस्कस किया था कि वो एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है अल्लाह ताला की तरफ से हमारी बॉडी के अंदर रखा हुआ है, जो कि बैलेंस कर रहा होता है कि अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, फिजिक रिलेटेड इश्यूज हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसी चीज़ एंटर होती है, तो वो हमारा जो इंटरनल इम्यून सिस्टम होता है वो उससे फाइट करता है, उसको ख़त्म कर देता है, और उसकी बेसिस पे हमारा इक्विलिब्रियम चल रहा होता है। तो इसी तरह से इमोशनल इक्विलिब्रियम भी होता है, मेंटल इक्विलिब्रियम भी होता है। इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस करना, एनर्जीज को, नेगेटिविटीज, पॉजिटिविटीज को, एटीट्यूड्स को, हर एक चीज़ को। तो स्ट्रेस जो है वो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे अटैक करता है, उस मैकेनिज्म पे अटैक करता है, as well as your physical health. It's narrow your ability to think clearly, function effectively, and enjoy life. It may seem like there's nothing you can do about stress. हम वही कि agitated feel करना start कर लेते हैं. The bills won't stop coming. There will never be more hours in a day. 24 घंटे ही रहेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा काम करना है तो आपको उन्हीं 24 घंटों के अंदर करना है। And your work and family responsibilities will always be demanding. हर रिलेशन जो आपके साथ एसोसिएटेड है वो हमेशा डिमांडिंग रहेगा। But you have a lot more control than you might think. और बात यह है कि सारी परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हमें क्या लगता है कि वी कैन हैंडल ऑल दीज थिंग्स एंड वी हैव कंट्रोल ऑन आवर इंटरनल मैकेनिज्म, या फिर हमें ये लगता है कि ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज जो हैं वो इतने बड़े हैं और ये हमसे हैंडल नहीं होंगे और इतने प्रॉब्लमेटिक हैं कि फिर हम स्ट्रेस में चले जाएं। ये डिपेंड कर रहा है हमारे ऊपर। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ नॉट वन साइज फिट फॉर ऑल, यानी ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, जो कोई फार्मूला नहीं है कि हम कह दें कि ये सब पे अप्लाई होगा, बिकॉज वी हैव मल्टीपल टाइम्स डिस्कस दैट एवरी इंडिविजुअल्स इंटरनल मैकेनिज्म, सिस्टम्स, कॉग्निटिव फैकल्टीज, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एवरी इंडिविजुअल्स।
तो we cannot apply a single formula on every individual कि ये एक formula है apply करेंगे तो stress खत्म हो जाएगा, because the effects of stress on the body of every individual and the ways out to uh, cope up with that for every individual will be different. That's why it's important to experiment and find out what works best for you. We have to find out that what will best work for us. Okay, tip 1 is identify the source of the stress in your life. जैसे as I told you कि in order to eliminate some problem or resolve some problem from your life, the most important thing is that we realize, we come to know, we accept that this particular problem actually is existing in our life, and we have to come up with that. हमने इसको resolve करना है, इसको खत्म करना है. तो सबसे पहले identify करना बहुत जरूरी है. issue को, problem को एक्सेप्ट करना, रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद हम उसको जो है उससे फाइट करने के लिए प्लान करेंगे और अपने रिसोर्सेज को जो है वो कंपाइल करने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द स्ट्रेस. वो चीज़ है क्या, कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा इशू है जो एक्चुअली इज बीइंग स्ट्रेसर फॉर यू. Stress management starts with identifying the source of the stress in your life. This isn't as straightforward as it sounds, obviously. While it's easy to identify major stressors such as changing job, moving or going through job-related issues, pinpointing the sources of chronic stress can be more complicated. Acute stress के reasons तो obvious होंगे क्योंकि हमें पता है कि हम actually हम चाह क्या रहे हैं. जैसे कल अगर कोई टास्क कंप्लीट करना है, कल अगर कोई प्रेजेंटेशन है, तो हमें ऑब्वियसली पता है कि हम इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं. लेकिन अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है, सालों से हम उस कैफियत में रह रहे हैं, एंड वी हैव एक्सेप्टेड दैट, वी हैव ओन दैट, हमने उसको अपने ऊपर तारी कर लिया है, हमने उस कैफियत को, उस फीलिंग को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना दिया है कि ऐसी ही हैं चीज़ें और इतनी ही नेगेटिव और इतनी ही बुरी हैं. तो फिर हमें उस स्टेट पे हम चले जाते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि इस फीलिंग का रीज़न क्या था, लेकिन हम उस वी हैव स्टार्टेड लिविंग विद दैट. तो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है उसका रीज़न फाइंड आउट करना इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू अक्यूट वन. इट्स ऑल टू इजी to overlook how your own thoughts, feelings and behaviors contribute to your everyday stress level. Okay. सबसे पहले ये है कि आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स को. उसके लिए स्टार्ट स्ट्रेस जर्नल, यानी एक चेकलिस्ट या एक चेक अपने ऊपर रखना शुरू करें. A stress journal can help you identify the regular stressors in your life and the way you deal with them. Each time you feel stressed, keep track of it in your journal. अपनी डेली टास्क परफॉर्म करते हुए, अपना काम करते हुए जब भी हमें इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, तो वी आर सपोज टू कीप अ ट्रैक फॉर दोज फीलिंग्स. एक्चुअली वो फीलिंग रेज कब हुई, किस वजह से हुई, किसने कौन सी बात कही जिससे हमने ऐसा फील करना शुरू किया, स्ट्रेस हमने फील करना शुरू किया, या होपलेस या नेगेटिव थॉट्स किसी भी तरह की हमने कहाँ से एक्चुअली रेज कहाँ से हुई, किस बात से हुई, किस इवेंट से हुई, किस हैपनिंग से हुई, या किस बंदे की किस बात से हुई, उसका जो है हम ट्रैक रखें. As you keep a daily log, you will begin to see pattern and common themes. कुछ अर्सा अगर हम ये वॉच रखेंगे अपने ऊपर, अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स प्रोसेस के ऊपर, तो हमारे सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि एक्चुअली ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं. एंड ट्रूली स्पीकिंग, अगर हम ये वॉच एक्टिव नहीं रखते हैं, तो हम डेली रूटीन में हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स पैदा होती हैं 24 घंटों के अंदर, बहुत दफ़ा होती होंगी, फिर वो ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन हम ट्रैक नहीं रखते, हम वॉच नहीं रखते कि वो आती कहाँ से है, तो फिर हम कभी रियलाइज़ भी नहीं कर पाते.
एंड इट्स रियली हैपनिंग विद एवरी इंडिविजुअल। ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बातें हैं और सबके साथ होती हैं। लेकिन जैसे कि हम अभी बात करें कि हम एक जर्नल मेंटेन करें, हम हर दफ़ा उस बात को जो है वो फॉलो अप लें कि कहाँ से, किस बात से ये फीलिंग शुरू हुई। तो फिर कुछ ही अरसे में जो है चीज़ों की लिस्ट आ जाएगी हमारे सामने कि ये चीज़ें या ये लोग हैं या ये इवेंट्स हैं जिनकी वजह से हम जो है वो अनकंफर्टेबल या इस तरह की कोई नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर आती है। राइट डाउन what caused your stress, make a guess if you are unsure। लिखें वो sources जो आपके लिए stress create कर रहे हैं। how you felt both physically and mentally, उस चीज़ पे आपका physical response, आपकी body ने किस तरह से feel किया, आपके mind ने emotions, आपकी feelings किस तरह से उस पे hurt हुई, depressed हुई, क्या हुआ, वो भी आप जो है वो note down करें। how you acted in response, what was your reaction for that। वो जो भी नेगेटिविटी आपके सामने आई, अराइज हुई, टेंशन, स्ट्रेस, तो उस पे आपने किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया। व्हाट यू डिड टू मेक योरसेल्फ फील बेटर, और फिर आपने उस कैफियत से निकलने के लिए क्या किया, किस तरह से आपने उसको हैंडल किया उस सिचुएशन को। ओके देन इस तरह से ये प्रोसेस करने से, जर्नल मेंटेन करने से ये हो रहा है कि हम अपने स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही। योर कम्यूट टू वर्क, अ मीटिंग विथ योर बॉस और फैमिली गैदरिंग, कोई भी इवेंट, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो एसोसिएटेड है। When handling such predictable stressors, you can either change the situation or change your reaction. When deciding which option to choose in any given scenario, it's helpful to think of 4 A's: avoid, alter, adopt और accept। यानी जब हमने सोर्स फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो जो है वो हम अपना रिएक्शन चेंज करें या फिर हम उस सिचुएशन को अवॉइड करें। तो अकॉर्डिंगली जो है हमारा रिस्पांस जो है वो इन चारों में से हम कुछ करेंगे। या तो अवॉइड करेंगे यानी कि उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड ना करें और निकल जाएं उससे, या तो अल्टर करेंगे, उसको चेंज करेंगे। यानी कि अगर किसी का बिहेवियर हमें इरिटेट कर रहा है, हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, तो हम उसका वो बिहेवियर चेंज करेंगे। मीन्स के उसको रियलाइज करवाएंगे कि आप ठीक नहीं है और इस तरह से होना चाहिए। या अगर कोई सिचुएशन है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो भी हम उसको खुद ओवरकम करेंगे, उसको चेंज करेंगे। ऑल्टर ये है। अडॉप्ट ये है कि या तो वो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लें, अडॉप्ट कर लें और फिर उसको एक्सेप्ट कर लें, यानी कि उसको उसके साथ कोप अप कर लें। तो ये चीज़ें हैं, या तो अवॉइड करें, या तो ऑल्टर करें, या तो अडॉप्ट करें। ये बेसिकली ऑप्शंस हैं हमारे पास। एहसन, ओके। अब ये कि हमने दो स्टेप्स या दो टिप्स जो हैं वो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए डिस्कस की थी। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई योर सोर्स ऑफ स्ट्रेस। उसके लिए हमने ये प्रोसेस डिस्कस किया कि हम किस तरह से वो करेंगे, जर्नल मेंटेन करेंगे, यानी कि ट्रैक रखेंगे अपने स्ट्रेसर्स का कि हम वो स्ट्रेस की फीलिंग, वो टेंशन की या वो नेगेटिव फीलिंग आती कहाँ से है, किस वजह से आती है, किस टाइम आती है, उस पर हमारा रिएक्शन क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आने पे हमने फील कैसा किया था। ये सारी चीज़ों का जो है हम वो रिकॉर्ड मेंटेन करें।
उससे हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। और सेकंड फेज ये है कि फिर हम डिसाइड करें कि हमने अवॉइड करना है, ऑल्टर करना है या अडॉप्ट करना है, और फिर अकॉर्डिंगली हम बिहेव करना स्टार्ट करें। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वी हैव टू फेस इट। जैसे लेट्स सपोज आपका एग्जाम है या आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई चीज़ है या कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क है, तो ऑब्वियसली उसको अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो स्ट्रेसर है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो फिर हम या तो अपना एटीट्यूड जो है वो अल्टर करेंगे कि हम उससे स्ट्रेस लेने के बजाय उसको नॉर्मल लेना शुरू करें या कुछ, या अगर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो फिर हम उसको एज इट इज़ अडॉप्ट करेंगे, यानी कि हम वो ये एक्सेप्ट कर लें कि ये सिचुएशन या ये सामने वाला बंदा या ये इवेंट या जो भी हमारा स्ट्रेसर है वो ऐसे ही रहेगा। अवॉइड भी नहीं कर सकते, फेस भी करना है और चेंज भी नहीं कर सकते उसको, ये ऐसे ही रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एलिमेंट चेंज कर देंगे। हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि व्हेन वी आर इन द पोजीशन टू एग्जैक्टली आइडेंटिफाई व्हाट द स्ट्रेसर्स आर इन आवर लाइफ। उसके बाद फिर हम ये जो है वो 4 A's की प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरह से हम 1 to 1 सारे अपनी लाइफ के स्ट्रेसर्स जो है उनको मैनेज करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद है अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, यानी कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो अवॉइड नहीं की जा सकती हैं, उनको हमने या तो चेंज करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम कन्वीनियंटली इग्नोर कर सकते हैं, तो वी शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अननेसेसरी चीज़ों का भी स्ट्रेस ले रहे होते हैं, एंड दे आर नॉट कैपेबल टू अवॉइड देम। इट्स नॉट हेल्दी टू अवॉइड अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। एक ऐसी सिचुएशन जिसको हमने फेस करना है या हमें फेस करना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको एग्जाम देने से एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, बट यू हैव टू डू दैट, यू कांट अवॉइड योर एग्जाम or your presentation or anything that is important in your life. You can't avoid that. For that you have to create a difference, that what are the important things that needed to be addressed by you and what are less important that can be avoided by you. तो वो आइडेंटिफिकेशन हमने सबसे पहले करनी है। उसके बाद जो है वो हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ें अननेसेसरी हैं, कौन से स्ट्रेसर्स अननेसेसरी हैं and which can be avoided. But you may be surprised by the number of stressors in your life that you can eliminate. जैसे मैंने कहा, बहुत से लोगों को इन बातों का एहसास भी नहीं होता कि कौन सी अननेसेसरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं। इसकी सिंपल और बड़ी कन्वीनियंट सी एग्जांपल ये है कि आजकल सोशल मीडिया जो है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अननेसेसरी स्ट्रेस। हम फेसबुक पे बैठे रहते हैं, व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों की कुछ पोस्ट्स ऐसी होती हैं या कुछ लोगों की कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं, एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो अगर हमने कुछ ऐसा देख लिया तो खामखा में उस चीज़ का भी हम पे माइन्यूट ही सही लेकिन हम स्ट्रेस लेते हैं, नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर अराइज होना शुरू हो जाती है। और डेफिनेटली दैट फीलिंग, दैट इवेंट, दैट सिचुएशन इज हाईली अननेसेसरी, जिसको हमने नोटिस भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लम्हों तक वो ख्याल, वो इरिटेशन या वो जो भी फीलिंग है वो हमारे अंदर रहती है। दैट कुड बी समटाइम्स jealousy, competition, regret or anything. तो ये अननेसेसरी होते हैं, लेकिन बट द थिंग इज दैट कि वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू डिस्क्रिमिनेट अमंग नेसेसरी एंड अननेसेसरी स्ट्रेसर्स। Learn how to say no. Know your limits and stick to them. हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमें अपनी लिमिट्स पता हो, और फिर we should be highly stick with these limits.
हम वो बाउंड्रीज क्रॉस ना करें। जैसे कि लेट्स सपोज कि हमें पता है कि हम कंसिस्टेंटली 8 घंटे काम कर सकते हैं, इतनी हमारी कैपेबिलिटी है, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा अगर हमें काम करना पड़ा तो देयर विल बी फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर हमें कोई टास्क मिलता है, इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन में हमें ऑफर मिलती है कि हम अगर ओवर टाइम करें, लेट्स सपोज कोई प्रोजेक्ट कमेंट्स होता है जिसमें हमें ऑप्शन मिलता है कि अगर हम ओवर टाइम करें तो हमें फाइनेंशियल गेन्स अच्छे हो जाएंगे या हमारी रेटिंग अच्छी होगी या कुछ इस तरह से। तो हम अपनी एनर्जी लेवल और हमारी जो कैपेसिटी है उसको जाने बगैर हमें डिसाइड करें कि ये हम ये काम करेंगे और ये ओवर टाइम करेंगे, और 8 की बजाय जो है हम 12 घंटे काम करना शुरू कर दें या 10 घंटे काम करना शुरू कर दें। या मोटिवेशन के बजाय जो है वो हम सिर्फ इसलिए कि अथॉरिटीज ने कहा है, मैनेजमेंट ने कहा है या बॉस ने कहा है तो फिर करना पड़ेगा, या इस तरह से, दैट शुडंट बी लाइक दैट। क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर हमें अपनी कैपेबिलिटीज पता है। हम प्रोडक्टिव जब ही रह पाएंगे जब हम एक 24 घंटे में 8 घंटे काम कर रहे हैं। अगर हम उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो हमारी खुद की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो वी शुड बी कैपेबल ऑफ सेइंग नो फॉर सच टाइप ऑफ सिचुएशंस। हमें पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल डिस्कस की वहाँ पे भी एक्चुअली हमारी लिमिट्स हैं कि हमारा सॉरी कि हमारा जो है हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है। हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ की लिमिट ये है कि हम 8 घंटे से अगर ऊपर जाएंगे तो फिर हम वी वोंट बी प्रोडक्टिव एनी मोर। और अगर हम खुद को कंपेल करके ये काम कर भी लें तो लॉन्ग रन में जो है हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। यानी कि उस वक्त तो हम ये काम कर लेंगे, लेकिन आगे जाके हमारे साथ हेल्थ इश्यूज या दूसरे जो है वो इश्यूज हो सकते हैं। तो considering all these elements हमें we should be capable of saying no to situations। अगर हम समझते हैं कि एक काम हम नहीं कर सकते हैं, हमें अपनी लिमिट्स पता है, तो फिर हमें नो कहना चाहिए। whether in your personal or professional life, taking on more than you can handle is a surefire recipe of stress। एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ, कि जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हम हैंडल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के काम में अगर हम हाथ डाल दें, अगर हम एग्री कर लें कि हम ये कर लेंगे, तो that would be definitely a source of stress। Distinguish between the shoulds and musts, and when possible say no to taking too much। यानी क्या करना चाहिए और क्या लाजमन करना है, उसमें हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। यानी कि व्हाट आर द ऑप्शंस एंड व्हाट आर द नेसेसिटीज, उनमें हमें डिफरेंस करना चाहिए। कि अगर एक चीज़ हमें करनी चाहिए, ठीक है, इफ़ द सर्कमस्टांसेस वुड बी फेवरेबल तो हम कर लेते, लेकिन नहीं है तो नहीं कर रहे। यानी कि उसी एग्जांपल पे बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई टास्क, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर हुई है, डेफिनेटली करनी चाहिए। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज पे ये कैलकुलेशंस हमारे पास हैं कि हम हमारी हेल्थ, हमारे जो है हमारी सिचुएशन हमें अलाउ नहीं करती कि करें, तो ठीक है, करना चाहिए था, लेकिन बेस्ड ऑन दीज एनालिसिस वी आर सेइंग नो, नहीं कर रहे, क्योंकि जो रियलिटीज हैं वो अलाउ नहीं कर रही। लेकिन इफ द सिचुएशन इज मस्ट, लाजमन वाला केस है, तो फिर तो मीन्स कि वी आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन टू गो ऑन, तो फिर डेफिनेटली वो हमें करना चाहिए। फिर हम अपने जो सर्कमस्टांसेस है उनको फिर अकॉर्डिंगली मैनेज करने की कोशिश करेंगे। यानी कि कोई